ठंड में नदी किनारे बहू का खेत वाला ससुराल। सुबह से 5 बार अलार्म बज चुका है। महारानी बार बार अलार्म बंद करके सो जा रही है। उठने का समय नहीं हुआ। देख घड़ी में 9 बज गए हैं। 10 बजे का ऑफिस है। ओह शिट, आज तो मेरी वाट लग गई मम्मी। जिसके बाद पल्लवी जल्दी से उठकर ब्रश करके नहाकर तैयार होकर आती है। मम्मी नाश्ते में कुछ बना है? पोहे बने हैं। बोल तो टिफिन में पैक कर दूं। इव, पोहे कौन खाता है? मैं नहीं खाऊंगी पोहे, आप ही खाओ। अरे पल्लवी, कुछ तो लेती जा। क्या भूखी रहेगी पूरा दिन? पापा, मैं ऑफिस ब्रेक में बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। वैसे भी पोहे दोपहर तक बेकार हो जाएंगे और अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं नाश्ता करूं। फिर पल्लवी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है। एक तो वो लेट थी, ऊपर से उसे रिक्शा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा लेट हो जाती है। और जल्दी जल्दी पहले रिक्शा, फिर मेट्रो, फिर बस बदलकर ऑफिस पहुंचती है। क्या बात है, आज सुबह सुबह तेरा चेहरा एकदम फीका फीका सा लग रहा है। ये शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में और क्या होगा। आई गॉट टायर्ड। बड़ी मुश्किल से नींद खुली और जैसे ही खुली ऑफिस के लिए मशक्कत करो। पहले ऑफिस आने के लिए मशक्कत, फिर ऑफिस में काम करने के लिए मशक्कत, फिर घर जाने के लिए मशक्कत। हर जगह स्ट्रगल ही स्ट्रगल। ओह गॉड। अब ज्यादा मत सोच, काम करते हैं, वरना सोचेगी तो सोचती ही रह जाएगी। इसके बाद पल्लवी कंटिन्यू ऑफिस में बैठकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है तो दोनों सहेलियां बाहर खाने के लिए चली जाती हैं। भूख तो लगी है, वेज थाली ऑर्डर कर दूं क्या? यार घर पर भी यही सब्जी रोटी दाल चावल खाना है, तो बाहर जब पैसे देने हैं तो पिज्जा या मोमोज खाते हैं ना। हाँ यार, तू सही कह रही है। ओके, तो 1 प्लेट मोमोज मंगाते हैं और 1 पिज्जा। इसके बाद चांदनी मोमोज और पिज्जा ऑर्डर करके ले आती है और दोनों सहेलियां मजे से खाकर वापस ऑफिस जाकर काम में लग जाती हैं। वहीं शाम में जब ऑफिस की छुट्टी होती है। ओह शिट, रात के 8 बज गए, पता ही नहीं चला। अब घर पर भी बहुत काम होंगे। फिर पल्लवी जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलती है। घर पहुंचती है तो वहां उसे बर्तन धोने थे, खाना बनाना था। वो सारे काम करके रात 11 बजे बेड पर आती है, लेकिन उसे नींद आती ही नहीं और मोबाइल स्क्रॉल करते करते 1 बज जाते हैं और उसे पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही फिर से वो सुबह ऑफिस के लिए लेट हो जाती है। पल्लवी का यही रोज का शेड्यूल बन गया था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक बार पल्लवी के ऑफिस की तरफ से फार्म हाउस स्टे होता है, जहां सारे ऑफिस के कुलीग पिकनिक मनाने फार्म हाउस जाते हैं। वाकई यहाँ तो बहुत पीस है। पल्लवी, गुंजन, श्रेया, वो देखो सामने नदी है, चलो ना वहाँ चलते हैं। सारी सहेलियां नदी पर घूमने जाती हैं, लेकिन पल्लवी को वहां बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो वहीं नदी किनारे बैठ जाती है। यहाँ कितना सुकून है। मेट्रो की रश वाली लाइफ नहीं है, बाहर का पोल्यूशन नहीं है और कितनी शुद्ध हवा मिल रही है यहाँ। इसके बाद सारी सहेलियां नदी पर कुछ समय बिताती हैं और फिर आसपास के इलाकों में घूमती हैं। आसपास में बस दूर दूर तक खेत थे और एक बड़ी सी नदी के पास में एक कच्चा घर था। ये जगह तो काफी ज्यादा सुंदर ही है। यहाँ जिन लोगों के घर है वो कितने लकी होंगे ना। पल्लवी ये सोच ही रही होती है कि पीछे से रोशन आता है। लकी है भी और नहीं भी मैडम, यहाँ रहने वालों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खेतों में घर बनाकर रहना खाने का काम नहीं है और खासकर ठंडी और बारिश में तो हालत ही खराब हो जाती है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ये खेत और घर तुम्हारा ही है। कौन हो तुम? ये खेत और घर मेरा ही है। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता हूँ। अच्छा। पल्लवी को रोशन की वाइब अच्छी लगती है और वो कुछ देर उसके साथ बातें करके अपने स्टे रूम में रहने चली जाती है। पल्लवी वहाँ 2 दिन थी। 2 दिन में उसे नेचर से जुड़कर काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में उसकी रोशन से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बेटा पल्लवी, कॉलेज हो गया, 3 साल से जॉब कर रही हो, अब तो स्टेबल भी हो रही हो, अब तो शादी कर लो। और कितना दिन शादी नहीं करोगी? हाँ बेटा, अब शादी कर ले। तेरे लिए हमने एक रिश्ता देखा है। मेरा दोस्ती है पल्लवी, वो कुणाल है ना माँ, उसकी बात कर रही है। MBA कर रखा है उसने, साल का 25 लाख का पैकेज है, अभी स्टार्ट है, आगे बढ़ेगा भी। मैं शहरों की लाइफ से थक गई हूँ। आई थिंक आई नीड पीस और मुझे उसके लिए गांव में रहना होगा। मतलब तू गांव में शादी करना चाहती है? बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गई है? गांव में कैसे रह पाएगी? वहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती। हाँ माँ, लेकिन वहाँ मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, वहाँ मुझे एंजाइटी नहीं होगा, वहाँ मैं इतनी परेशान नहीं रहूंगी। शहरों में जॉब और घर बैलेंस करना बहुत मुश्किल है और यहाँ की लाइफ जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। ये सब मैंने उस गांव में जाकर सीखा है माँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं गांव में ही शादी करूंगी।
जब तूने फैसला खुद से ही ले लिया है कि गांव में शादी करेगी तो लड़का भी ढूंढ ही लिया होगा तूने, हाँ? वो माँ, भैया, पापा, मुझे रोशन पसंद है। मैं ऑफिस ट्रिप पर गई थी ना, वहाँ वो मिला था। ही इज सो काइंड। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। गांव में नदी किनारे उसका घर और खेत है, वहीं रहते हैं वो लोग। तेरा दिमाग तो ठीक है, यहाँ की लेविश लाइफस्टाइल छोड़कर तू खेतों में रहने जाना चाहती है। पापा प्लीज समझो ना, मुझे वहीं रहना है। अगर आप कहीं और शादी कर भी देते हो तो मैं ये सिटी के पोल्यूशन में घुट घुट कर मर जाऊं तो क्या फायदा। मेरे जीने का एक ही तो लाइफ है, उसे भी खुलकर ना जीऊं क्या? गीता जी, आपकी बेटी पागल हो गई है। डीडीएलजे का भूत सवार हो गया है इस पर, समझाओ इसे। इसके बाद गीता महेश और सुजीत पल्लवी को खूब समझाते हैं कि वो गांव में शादी करने की हट छोड़ दे, लेकिन पल्लवी किसी की एक नहीं सुनती। उसने ठान लिया था कि अब वो शादी करेगी तो रोशन से ही करेगी। वहीं रोजाना वो रोशन से कॉल पर बात करती और धीरे धीरे दोनों और भी ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। पल्लवी के न मानने पर आखिरकार सुजीत, महेश और गीता जी को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और सुजीत और पल्लवी के घर वाले आपस में बात करते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और पल्लवी कड़कड़ाती ठंड में रोशन के नदी किनारे खेत के घर में बहू बनकर आती है। बहू, घर छोटा है लेकिन हम लोगों का दिल बड़ा है, तो कुछ भी अजीब लगे तो बेझिझक कह सकती हो। जी माँ जी, जरूर। इसके बाद सुनीता जी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती हैं और उसे घर के अंदर लाती हैं। बाहर से छोटा सा फार्म हाउस जैसा दिखने वाला घर पूरी तरह कच्चा था। उसकी फर्श मिट्टी की थी। बैठ जा बहू। सास ने पल्लवी को बैठने के लिए कहा, लेकिन घर में सोफा कुर्सी कुछ था ही नहीं। अब पल्लवी एकदम जमीन को निहार रही थी और फिर थक कर जमीन पर ही बैठ जाती है, जिससे उसके लहंगे में ढेर सारी मिट्टी लग जाती है। अरे रे भाभी, कहाँ ऐसे बैठ गई आप? ये बोरा रखा था, इसे बिछा लेती। ओह, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, ड्राई क्लीन में ठीक हो जाएगा ये। ठीक है बहू, जाकर अब आराम कर लो कमरे में। कल सुबह तेरी पहली रसोई है ना, तो सुबह जल्दी उठना है। कल ढेर सारे पकवान बनाने हैं तुझे। इसके बाद पल्लवी अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहां पर सिर्फ एक खटिया पड़ी थी। ओह शिट, ये खाट कितनी सख्त है, इस पर कैसे नींद आएगी भला? आई एम मिसिंग माय मैट्रेस नाउ। तुम खाट पर सो जाओ, मैं जमीन पर चटाई डालकर उस पर सो जाऊंगा। अगर खाट पर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो। नहीं नहीं जी, कोई बात नहीं। जिसके बाद पल्लवी और रोशन एक ही खाट पर जैसे तैसे एडजस्ट करके पूरी रात बिताते हैं। पल्लवी को खाट पर रात में ढंग से नींद ही नहीं आती। वो बस करवटें बदलती रहती है कि उसे नींद आ जाए। ऐसे ही सुबह 4 बजे जैसे ही उसकी आंख लगती है, सुनीता जी की आवाज आ जाती है। अरे बहुरिया, उठ जा, भोर हो गई है। अभी घर लिपना है, चूल्हा पीटना है, बर्तन धोना है, फिर पहली रसोई की तैयारी भी करनी है। आई माँ जी। क्या हुआ माँ जी, आप आधी रात को ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? ये आधी रात है तेरे लिए। बाप रे, भोर हो गई है। आँख खोलकर देख, लोगों के घरों में झाड़ू लगना शुरू हो गया है इस समय। बाहर गाय हैं, अब बाहर से गोबर लाकर पूरा घर लीप दे। उसके बाद चूल्हा भी पोतना है, फिर पहली रसोई का खाना बनेगा। पल्लवी ने गोबर कभी हाथ में तक नहीं लिया था। उसे अब जब घर में पहले दिन घर को गोबर से लीपना पड़ता है, उसकी हालत ही खराब हो जाती है। पल्लवी मुंह पर रुमाल बांधकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर जैसे तैसे पूरे घर की लिपाई करती है और फिर मिट्टी का पोटना लेकर चूल्हा भी पोतती है। गांव में रहने के चक्कर में मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? एक तो माँ जी ने सुबह 4 बजे ही उठा दिया, नींद भी पूरी नहीं हुई, और अब ये गाय की पोटी को पूरे घर में फैलाना है। ओह शिट। इससे घर में पॉजिटिविटी रहती है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये मत सोचो कि तुमने कुछ गलत चीज छोड़ी। इट्स नॉर्मल, धीरे धीरे तुम ढल जाओगी यहाँ के माहौल में। ठीक है जी। भाभी, ये लो ताजी ताजी हरी सब्जियाँ, अभी खेतों से तोड़ कर ला रही हूँ। आज आपकी पहली रसोई में ये सब्जियाँ बनेंगी। इनमें से कौन सी क्या, सारी ही बनेंगी। लौकी के कोफ्ते, आलू गोभी की सब्जी, मटर की कचौरी, टमाटर की चटनी, आलू की पूरी और साथ में बिरयानी। इतना सारा खाना, और इस चूल्हे पर गैस नहीं है क्या? नहीं बहू, हमारे यहाँ तो चूल्हे पर ही खाना बनता है और तुझे भी इसी पर बनाना होगा। लेकिन मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है, मुझे गैस की आदत है। कोई बात नहीं बहू, अब आदत बदली भी तो जा सकती है। जैसे तू शहर से गांव में शिफ्ट हो गई, अब गैस से चूल्हे पर शिफ्ट हो जा। पल्लवी ये सब सुनकर परेशान हो जाती है। बेटा, हमने तुझे शादी के लिए फोर्स नहीं किया था, तूने खुद से यहाँ इस घर में गांव में शादी की है। अब जब अपनी मर्जी से आई हो तो मैनेज भी करना तो होगा ही ना।
सास की बात पल्लवी को थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन वो कह तो सही रही थी। इसके बाद पल्लवी बाहर से लकड़ी लाकर चूल्हे में रखती है और पन्नी कागज डालकर बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाती है। ओए मम्मी, कितना धुआं लग रहा है इस चूल्हे में, मेरी तो आग जल रही है। पल्लवी जैसे तैसे चूल्हा फूक फूक कर जलाती है और अपनी पहली रसोई का सारा खाना उसी पर बनाती है। बिरयानी, पुलाव, आलू पराठे, लौकी के कोफ्ते, टमाटर की चटनी, मटर की कचौड़ी, सब कुछ जमीन पर चटाई बिछाकर पल्लवी उसी पर रख देती है। और जब सभी खाना खाने बैठते हैं, वाह बहू, मानना पड़ेगा, आखिर तूने बना ही लिया चूल्हे पर खाना। पल्लवी की आंखें चूल्हे पर खाना बनाते बनाते लाल हो गई थी, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती और सभी को खाना परोसती है। कैसा बना है खाना? अच्छा है। पहली बार चूल्हे पर बनाया हो ना बहू, उस हिसाब से ठीक है। रोज रोज आदत हो जाएगी तो अच्छा बनने लगेगा। सभी चुपचाप बहू के हाथ का खाना खाते हैं और फिर सास बहू को नेक देती है। बहू, ये साड़ी मेरी नानी सास की है, अब मैं तुझे दे रही हूँ। हम अमीर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यही धरोहर है। कोई बात नहीं माँ जी, ये भी बहुत सुंदर है। जिसके बाद पल्लवी बड़ी खुशी से सास का दिया हुआ तोहफा स्वीकार करती है। वहीं कमरे में देखा आपके पापा ने कैसे कहा ठीक ठाक है खाना। आज मैंने इतना एफर्ट देकर खाना बनाया, एटलीस्ट तारीफ ही कर देते। पल्लवी, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, सीधे साधे, और धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, चिंता मत करो। शुरुआत में पल्लवी को गांव बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जब वो अपने नदी किनारे के ससुराल में आ गई है तो उसे गांव में होने वाली दिक्कतों के बारे में भी समझ आने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हे भगवान, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही ठंडी है। बहू क्या कर रही है? हो गया घर का काम? अभी काम आजी, कपड़े बर्तन तो बाकी है। अच्छा, तो बाहर बर्तन कपड़े रखकर नदी के किनारे ही धो लेना, घर में पानी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है माँ जी। जिसके बाद पल्लवी सारे बर्तन और कपड़े लेकर घर के बाहर बैठकर धोना शुरू कर देती है। ठंड का महीना होने के कारण बाहर बहुत ही तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। बाप रे, यहाँ तो बहुत ही तेज ठंडी लग रही है और नदी का पानी तो बर्फ जैसा ही लग रहा है। बहू, अब तो तुम्हें जीवन भर यहीं रहना है, तो अब तुम भी गांव की सर्दियां सहना सीख जाओ। हाँ भाभी, वरना यहाँ तो इतनी ठंडी पड़ती है कि रजाई से निकलने का मन ही नहीं होगा आपका। पल्लवी महज मुस्कुराकर फिर से अपने काम में लग जाती है और वो कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए बर्तन और कपड़े धोती है। बहू, घर में कहाँ जा रही है? अगर घर में घुस गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी आप देखो तो, मुझे ठंड लग रही है। आप क्या चाहती है मैं बीमार हो जाऊँ, अपनी तबीयत खराब कर लूँ? मुझे अभी रजाई में घुसकर गर्माहट की जरूरत है। बहू यहीं बैठ तू। जिसके बाद सुनीता जी कुछ लकड़ियां लेकर आती हैं और खेतों में आग जलाती हैं। ये आग से इससे शरीर को गर्माहट मिलेगी। ऐसे ही अगर तू रजाई में घुस गई होती तो अभी तक तबीयत ठीक नहीं होती और खराब हो जाती। ये गांव है बेटा, यहाँ के तौर तरीकों से रहोगी तो तबीयत एकदम मस्त रहेगी और फ्रेश भी फील करोगी। हाँ माँ जी, मैंने गांव में शादी इसलिए की ताकि मैं खुश रहूं, नेचर से जुड़ी रहूं, लेकिन जब से मुझे यहाँ आकर आराम करना पड़ रहा है तो मुझे इरिटेशन हो रही है। गोबर से लीपना, चूल्हे में खाना और भैंस का दूध निकालना, ये तो रोज का जीवन है ना बेटा, इससे तो पीछा नहीं छूटेगा। और देखो तो चूल्हे में खाना बनाने से जो धुआं आँख में लगता है उससे आंखें मजबूत रहती हैं और शुद्ध आग में खाना बनाने से वो काफी स्वादिष्ट भी होता है। और गोबर से घर में कीटाणु नहीं आते, वो नेगेटिविटी को प्रोटेक्ट करता है। अब सास के समझाने से पल्लवी को धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी थी। आग सेकर तो काफी राहत मिल गई है माँ जी, अब ना नींद आ रही है ना आलस। ठीक है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और गांव में ठंडी बढ़ती जाती है। पल्लवी का ससुराल नदी किनारे था, जिसके कारण वहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड होती थी। अब ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके सास ससुर खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे और अकेला रोशन काम कर रहा था, जिससे उसकी भी तबीयत खराब हो रही थी। आप लोगों की तबीयत तो हद से ज्यादा खराब हो रही है ठंडी से, और यहाँ तो एक तो जमीन पर सोना पड़ता है, ऊपर से रजाइयाँ ओढ़ने का क्या फायदा जब जमीन की ठंडक लग रही है। रुको मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। जिसके बाद पल्लवी अपने खेतों से पैरा लाकर जमीन पर बिछा देती है। अब इस पैरा की गर्माहट से ठंड नहीं लगेगी। मैं तसली में आग जला देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा हीटर का काम करे और आप लोगों को ठंड ना लगे। जिसके बाद पल्लवी तसले में आग जलाकर लाती है और उसके ससुराल वाले मजे से रजाई में ही घुसकर आग सेकते हैं। बहू सभी को गर्मा गर्म पानी और चूल्हे पर बना हुआ गर्म खाना ही परोसती ताकि ठंडी में गर्मा गर्म खाकर उनके शरीर में गर्मी रहे और उन्हें ठंड ना लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब सभी खेतों में काम कर रहे होते हैं। जी ये आधे खेतों में तो धान लगा है,
आधा खेत ऐसे खाली क्यों है? नदी किनारे वाला खेत हमेशा गीला रहता है। अगर उस साइड धान लगाया तो पूरा धान खराब होने के चांसेस हैं, इसीलिए हम आधे खेतों में खेती करते हैं। अरे अरे अरे, ऐसे में तो हमारा काफी नुकसान होता होगा ना जी। हम ऐसी फसल भी तो लगा सकते हैं जिससे ज्यादा ठंड और पानी की जरूरत हो, जो फसलें केवल नदी के किनारे ही उगती हो। इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन ये आइडिया अच्छा है। कोई ना कोई तो ऐसी फसल होगी। तभी सभी सोच में पड़ जाते हैं। आ गया आइडिया। नदी के किनारे हम तरबूज और खरबूजे की खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये फल नदी के किनारे ही उगते हैं और मौसम कोई भी हो, लोगों को तरबूज और खरबूजे खाने का बहुत ही शौक रहता है और बहुत ही पसंद होते हैं। हाँ बहू सही कह रही है, ये ठीक रहेगा। जिसके बाद रोशन और कमलेश मिलकर बाजार से खरबूजे और तरबूज के बीज ले आते हैं और नदी के किनारे वाले हिस्से में बो देते हैं। वहीं पल्लवी भी अब ससुराल वालों के साथ खेती करने में लग जाती है और जितना हो सके उतना सभी की मदद करती है। वो रोज खेतों में जाकर फलों के पौधों की देखरेख करती है। एक शहर की लड़की अब खेतों वाले ससुराल में आकर सब कुछ गांव की तरह मैनेज करने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। माँ जी, ठंडी में तो गन्ने भी अच्छे उगते हैं, क्यों ना हम अपने खेतों में गन्ने और कुछ और सब्जियां बोएं, क्योंकि अभी भी बहुत सी खाली जगह पड़ी है और अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिट होगा। अरे बहू, इतनी ठंड में मेरी हालत खराब हो रही है और तुझे इतना जोश कहाँ से आ रहा है? पता नहीं माँ जी, बस जोश आ रहा है। पल्लवी अब धीरे धीरे गांव के रंग में ढल रही थी। वो चूल्हे में मक्के की रोटी, सरसों का साग बनाती और देसी घी में घर वालों को परोसती। तेज ठंडी में ज्यादा मेहनत करने के कारण उसे बहुत कम ठंड ही महसूस होती थी। अब जहां घर वालों की ठंड में हालत खराब हो रही थी, वहीं पल्लवी पूरे मन से घर का काम करती और साथ में खेती भी करती। एक दिन कुछ पड़ोसन सास से मिलने आती है। अरे ओ सुनीता बहन, घर पर हो या नहीं? बड़ी कड़ाके की ठंड लग रही है जी, जल्दी बताओ, हमसे बाहर खड़े खड़े रहा नहीं जा रहा। तभी गोमती की नजर खेतों में काम कर रही पल्लवी पर पड़ती है। अरे ये तो सुनीता की वो शहरी बहू है ना, वही खेतों में काम कर रही है ना। हाँ हाँ, देख कर तो ऐसा ही लग रहा है कि वही है, लेकिन सोचने वाली बात है, शहर की लड़की गांव कितनी ठंडी में नदी के किनारे वाले खेत में मेहनत कर रही है, इसे ठंड भी नहीं लग रही। तभी सुनीता बाहर आती है। मेरी बहू मेहनती है, तुम्हारी बहू की तरह नहीं कायल, थोड़ी ना जो रजाई में दुबकी रहे। चलो अंदर आ जाओ, वरना ठंडी हवाओं के कारण श्रिंक हो जाओगी। सारी पड़ोसनें घर के अंदर आती हैं। तभी पल्लवी खेतों से थोड़ी सब्जियां तोड़ कर लाती है और पड़ोसन को आया देख सबसे पहले सभी के पैर छूती है। पाए लागू काकी, जीती रहो बहू। वाह सुनीता, तेरी बहू तो बड़ी संस्कारी भी है। हमने सोचा था शहर वाली है, कहाँ एडजस्ट करेगी। देखा जाए तो कोई कह नहीं सकता कि ये शहरी बहू है। वही तो, लोग रिश्तेदारों के पैर नहीं छूते, हम तो पड़ोसी हैं, फिर भी तेरी बहू इतना सम्मान दे रही है। सारी पड़ोसनें आपस में बातें करने लगती हैं। तभी पल्लवी जल्दी से सब्जियों के पकौड़े चटनी के साथ लेकर आती है और साथ में गर्मा गर्म चाय भी। अब बहू, इस घर में तो गैस भी नहीं है, तूने चूल्हे पर इतनी जल्दी चाय पकौड़े बना भी लिए? हाँ आंटी जी, सीखने की लगन हो तो इंसान क्या नहीं सीख सकता है। सभी बहू के हाथ का नाश्ता करके बहुत खुश हो जाते हैं। पल्लवी का बदला रूप, उसके संस्कार और उसका स्वभाव सभी को बहुत पसंद आता है। चलो बहन, अब हम चलते हैं, घर में बहुएं भी है ना, तुम्हारी बहू तो कुछ नहीं कहती, हमारी बहू डंडा लेकर माथे पर सवार हो जाएंगी, कहीं की बुढ़िया लोग मिलकर चुगली बतला रही हैं। जाओ ठीक है, फिर आना बहन। फिर पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। बहू के खेतों वाले ससुराल में बहुत ठंड पड़ती थी। इतनी ठंड में सभी का खाना पानी, घर का काम और खेती पल्लवी सब कुछ मैनेज कर रही थी। वहीं खेतों में लगे खरबूजे और तरबूज भी जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। अजी देखो ना, फसल कितनी जल्दी जल्दी तैयार हो रही है। आप रोज ये तरबूज और खरबूजे ले जाकर बेचना शुरू कर दो, आमदनी आएगी। हाँ पल्लवी, तुम सही कह रही हो, मैं कल क्या आज से ही जाता हूँ। जिसके बाद रोशन रोज खरबूजे और तरबूज साथ में खेतों से कुछ सब्जियां तोड़कर एक टोकरी में लेकर बेचने चला जाता और कुछ ही घंटों में सारे फल सब्जियां बिक भी जाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन पल्लवी के माता पिता उससे मिलने आते हैं। बेटा पल्लवी, कैसी है हमारी बच्ची? एकदम बढ़िया माँ, देखो तो कैसी लग रही हूँ। बहुत प्यारी और हेल्दी भी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शहर में बड़ी बड़ी बेटी यहाँ गांव में कैसे ढल गई। सब दामाद जी का प्यार है। हाँ मम्मी तो सो है, ये मुझे बहुत मानते हैं और हर चीज का ख्याल रखते हैं। यह शहर जैसी सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है गांव,
और पता है यहाँ मैं शहर से ज्यादा काम करती हूँ लेकिन थकती भी नहीं, और मेरी एंजाइटी वो भी दूर हो गई, एकदम छूमंतर। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और पहले से तू फिट भी हो गई है। इसके बाद पल्लवी अपने माता पिता की खातिरदारी करने लगती है। आई साहब, बहन जी आप लोग अब आए हैं तो आज नहीं जाने देंगे हम, आज रात आपको यहीं रुकना होगा। हाँ माँ, पापा जी सही कह रहे हैं, आज आप लोग नहीं जाएंगे। वैसे भी कितने दिनों बाद मिली हूँ मैं आप लोगों से। बेटी के बहुत कहने पर उसके माता पिता रात भर के लिए बेटी के ससुराल में रुक जाते हैं, और रात में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही थी। बेटा कितनी ठंडी लग रही है, एसी लगा है क्या कहीं? नहीं माँ, यहाँ तो नेचुरल एसी है, कहीं एसी नहीं लगा है, बाहर की ठंडी हवा है। अच्छा, तुझे क्यों नहीं ठंड लग रही? माँ मैं इतना काम करती हूँ और यहाँ इतनी हैवी डाइट हो जाती है कि मुझे एहसास ही नहीं होता कि यहाँ ठंडी है। बाप रे, जिस लड़की को एसी का 20 का टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त होता, वो अब 8 डिग्री टेम्परेचर में सरवाइव कर रही है, बताओ तो। पल्लवी मम्मी की बातों पर हंसने लगती है। तभी पल्लवी तसले में आग जलाकर कमरे की खिड़की पर रख देती है। ये कौन सा जुगाड़ है? अब इससे आपको ठंडी नहीं लगेगी, कुछ देर में पूरा कमरा गर्म हो जाएगा। ये हमारे गांव का देसी हीटर है, यहाँ हीटर नहीं होता है ना, इसलिए। और धुआं नहीं लगेगा? बिल्कुल धुआं नहीं लगेगा माता जी, क्योंकि खिड़की के अंदर हीट आ रही है और धुआं बाहर जा रहा है, इसलिए तो मैंने इसे खिड़की पर रखा है ताकि कोई परेशानी ना हो। अच्छा, वैसे अब कमरा गर्म हो रहा है और नींद भी जोरों की आ रही है। जिसके बाद गीता गर्माहट पाकर सो जाती है। सुबह 8 बजे गीता जी की आंख खुलती है और चाय उन्हें बिस्तर पर मिलती है। पल्लवी ने सुबह 4 बजे से ही उठकर घर का सारा काम निपटा दिया था। जब गीता जी को ये बात पता चलती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन जी, मैं हमेशा डरती थी कि मेरी बेटी ससुराल जाएगी तो नाक कटा कर लाएगी, क्योंकि इसने कभी ढंग से खाना नहीं बनाया था, लेकिन ये अपने मन से ससुराल में इतना कर रही है, मैं देखकर ही हैरान हूँ। आप सब लोगों के दिए संस्कारों का ही नतीजा है। हमारे संस्कार से ज्यादा आप लोगों का प्यार है, वरना पल्लवी में इतने चेंजेस तो होना नामुमकिन है। आज पल्लवी के माता पिता उसे खुश देखकर बहुत खुश थे। जो लड़की एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के बिना एक पल नहीं रह सकती थी, आज वो सारा कंफर्ट छोड़कर खेतों में मेहनत कर रही थी और अपने ससुराल वालों को खुश रख रही थी। बहन जी अब आ गया दीजिए, अब हम चलते हैं। जिसके बाद गीता और महेश फिर से अपने घर चले जाते हैं। वहीं गांव में नदी किनारे के ससुराल में पल्लवी जिस तरह काम करती और उसके बाद घर संभालती, गांव भर में पल्लवी के चर्चे होने लगते हैं। कुछ भी कह दो, मानना पड़ेगा सुनीता बहू की जैसे इस गांव में कोई बहू नहीं है, पढ़ी लिखी संस्कारों में माहिर। ऐसे दिन बीतते हैं और धीरे धीरे खेतों की फसल भी तैयार हो जाती है। कड़कड़ाती ठंड में ससुराल वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी फसल काटने की। बाहर इतनी ठंड है कि कोहरे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी फसल काटने की, और अगर फसल न कटी तो सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ पापा सही कह रहे हैं आप, और अभी बाजार में धान के अच्छे दाम मिल रहे हैं। अगर 2 दिन में हमने इसे काट कर बेच दिया तो अच्छा मुनाफा होगा। जान बड़ी है या पैसा बाद में भी आ जाएगा। अगर एक बार तबीयत खराब हो गई तो उससे ज्यादा पैसा दवाई में जा सकता है, मेरे बस का तो नहीं है। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। कोई ना जाए, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि अगर 2 दिन में धान नहीं बिका तो कीमत आधी हो जाएगी और फिर मुनाफा। जिसके बाद पल्लवी रोशन के साथ धान की कटाई में लग जाती है और उसे देखकर उसके सास ससुर को भी हिम्मत मिलती है। वो भी उसके साथ काम करने लगते हैं। 2 दिन के अंदर पल्लवी सारा धान काट पीट कर बोरियों में भर देती है। वाह, यकीन नहीं हो रहा हमने इतनी जल्दी कर दिखाया। चलो अब मैं जल्दी से इसे बेच कर आता हूँ। फिर रोशन सारा धान पिकअप में लोड करवा कर बाजार में बेचने चला जाता है और उसे उम्मीद से भी ज्यादा मुनाफा होता है। भैया जी अगर 2 दिन बाद यही धान लाते तो रद्दी के भाव लेता मैं। बड़े सही समय पर मौके पर चौका मारे हो। बाजार में धान की शॉर्टेज चल रही है और ठंड के कारण किसी की हिम्मत ही नहीं कि वो खेतों में जाए। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। शुक्रिया भैया जी। जिसके बाद रोशन पैसे लेकर घर आ जाता है। ये देखो पूरे 70,000 रुपए मिले महज 25 बोरियों के। इतना मुनाफा तो कभी नहीं हुआ। हमारे घर साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, बहू की वजह से ही हो रहा है ये सब। तो हमारे घर की लक्ष्मी जी ये पैसे तिजोरी में रख दो। जिसके बाद पल्लवी और उसके ससुराल वाले ऐसे ही ठंडी गर्मी में खेतों में मेहनत करते और उनके यहाँ धीरे धीरे खूब बरकत होने लगी। पल्लवी अब धीरे धीरे खेतों में मॉडर्न तकनीकों का भी इस्तेमाल किया करती, जिससे फसल और अच्छी उग सके।
जैसे कुछ ही दिनों में पल्लवी के ससुराल वाले अच्छे पैसे कमा लेते हैं। माँ जी, हमारी नदी में तो गंगा नदी का पानी बहकर आता है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्यों? मैं सोच रही थी हम ऑनलाइन गंगा का पानी ही बेचते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को गंगा नदी का पानी खरीदना पड़ता है। शहरों में भी मिलते हैं तो उससे अच्छी कमाई नहीं हो सकती है। शहरों में ये महंगे बहुत बिकते हैं। बहू की बात ससुराल वालों को जम जाती है। ऐसे ही पल्लवी अपने खेत वाले ससुराल में अवेलेबल चीजों का खूब फायदा उठाती और वो खूब पैसे भी कमाते और नेचर के साथ खुशी से रहने लगते।